हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मुन्ना भाई पर हमला हुआ था लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था और कलीन भैया का एक नया दुश्मन पैदा हो जाता है। आपको इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्लैशबैक पे जाते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिर्जापुर के दो बड़े गुंडों के ग्रोह थे। एक था कलीन भैया का और दूसरा था अखंडा लोगों यानी रंती शक्कर का। और अब हम लोग देखते हैं कि कलीन भैया की पार्टी और शुक्ला की पार्टी एक नाटक देख रही होती है और वहाँ पर मकबूल भी मौजूद होता है और तभी इनके दुश्मन इन पर हमला कर देते हैं और इस हमले के दौरान मकबूल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस हमले के बाद सत्यानंद समझ जाता है कि अधीर ठाकुर को ठिकाने लगाए बगैर मिर्जापुर पर राज करना नामुमकिन बात है। इसीलिए अगले दिन ही सत्यानंद मिर्जापुर जाकर अधीर ठाकुर को मारकर सबको उसकी लाश दिखाता है और कहता है कि मिर्जापुर का अब एक ही बाहुबली और सबसे बड़ा गुंडा और वो मैं ही हूँ और मेरे बाद मेरे दो वारिस होंगे, अखंडा पार्टी और मुन्ना पार्टी। और यहाँ पर रंती शंकर भी समझ रहा होता है कि मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा वफादारी की है तो ये मुझे भी वारिस बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से रंती शंकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचता है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रंती शंकर ने उस आदमी को जिंदा जला दिया था जो इसका दुश्मन था, जो मिर्जापुर पर अपना राज जमाना चाहता था। और फिर रंती शंकर ये कांड करके अपने बेटे शरद के पास जाता है और शरद के इन कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है। वो अपने बाप का ये धंधा नहीं संभालना चाहता था। रति शंकर अपने बेटे से कहता है कि मिर्जापुर मुझे किसी भी सूरत में चाहिए। तो रति शंकर का बेटा कहता है फिर आपका निशाना गलत है, इनको वहाँ पर ठिकाने लगाओ जहाँ पर इनके पार्टी का कोई और आदमी मौजूद ना हो। और फिर हमें गुड्डू और बबलू दिखाए जाते हैं जिनको कलीन भैया अपनी फैक्ट्री में ले आता है जहाँ पर कट्टा बनता था और उनको वो कट्टा बनाने का सामान भी दिखाने लग जाता है। बबलू भी यहाँ पर इस बिजनेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और गुड्डू तो माशाल्लाह से पहले ही इस काम में माहिर था। यहाँ पर कलीन भैया ने गुड्डू को एक गन भी दी थी और वो गन देखकर गुड्डू कहता है कि कलीन भैया ये तो बहुत ही सेक्सी गन है। वहाँ पर ही कलीन भैया भी मस्के लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये हम खास लोगों को देते हैं जो कि हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। और फिर मकबूल इनको बताता है कि पुलिस के आदमी हमारी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो गोलियों के खाली खोल हमें वापस करते हैं जिनमें हम बारूद भरते हैं और आगे उसको बेचते हैं। ऐसे ही हमारा धंधा चलता है। और फिर अगले सीन में हमें कलीन भैया दिखाए जाते हैं जो कि जीपी यादव से मिलने के लिए जाता है और जीपी यादव कहता है कि तुम अब तक मिर्जापुर में हमारी वजह से टिके हुए हो, जल्दी से पार्टी फंड का इंतजाम करना वरना और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम कब उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। तो कलीन भैया कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं पार्टी के फंड का इंतजाम करता हूँ। और फिर वहाँ से कलीन भैया उठकर फौरन ही लाला के पास जाते हैं और उसके पास जाके पैसों की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी के फंड देने होते हैं जिसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो लाला आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खुद के भी हालात बहुत खराब चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से तो तुम जवाब ही समझो। लाला की एक बेटी भी होती है जिसका नाम शबनम होता है। शबनम की शादी होने जा रही थी और गुड्डू की बहन डिप्टी भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। और फिर कलीन भैया वहाँ से घर जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में वो लस्सी पीने के लिए एक जगह पर रुकता है। तभी कलीन भैया पर हमला हो जाता है और यहाँ पर कलीन भैया को भी गोली लग जाती है लेकिन मकबूल और कलीन भैया हमलावर को काबू कर लेते हैं और दो लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उनको इस कदर टॉर्चर करते हैं कि वो ये जान पाए कि इन पर हमला करने वाला कौन था, इनका कौन नया दुश्मन पैदा हो चुका है। बहुत ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद वो आदमी भी अपनी जबान खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों ही बता देते हैं कि हमें कलीन भैया पर हमला करने के लिए रंती शंकर ने भेजा था। और फिर मकबूल उनको अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बाकी के जो लोग मारे गए थे उनकी लाशों को रंती शंकर के घर में बेच दिया जाता है ताकि रंती शंकर ये अच्छे तरीके से समझ जाए कि इनके हमले के बदले में आगे क्या मिलेगा। और फिर रात टाइम कलीन भैया अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो अपने फादर को सारा कुछ बता रहे होते हैं कि रंती शक्कर ने क्या क्या किया है। तभी कलीन भैया कहता है कि मैं पार्टी में सब कुछ बताऊंगा और सत्यानंद भी कहता है कि इसको छोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर यहाँ पर स्टोरी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है। अदित सिंह ने जो हमला सत्यानंद पर करवाया था जिसमें मकबूल अच्छा खासा जख्मी हो गया था और मकबूल की आदत करने के लिए सत्यानंद वहाँ पर मकबूल के घर में जाता है और वहाँ पर रंती शंकर भी आ जाता है। और रंती शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि इसको मिर्जापुर की गद्दी का अहल क्यों नहीं समझा, इसलिए वो सत्यानंद को वहाँ पर मारने के लिए आया था। लेकिन सत्यानंद जैसे तैसे करके वहाँ से बच जाता है लेकिन उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। और तभी रंती शंकर मकबूल की माँ को गोली मारने लगता है लेकिन सत्यानंद उसको फौरन बचा लेता है और यहाँ पर सत्यानंद को गोली लगने की वजह से वो अपाहज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अखंडा पार्टी आ जाती है और रंती शंकर को पकड़ लेती है। लेकिन सत्यानंद कहता है कि
रंती शंकर मरना नहीं चाहिए। इसलिए अखंडा पार्टी रंती शंकर के सीने पर चाकू से वार करती है और उसको मिर्जापुर से निकाल देती है। और सब लोग कहते हैं कि ये जख्म तुम्हें ये याद करवाएगा कि तुम्हें मिर्जापुर से कुत्तों की तरह निकाला गया था। और फिर हमें स्टोरी का प्रेजेंट दिखाया जाता है। रंती शंकर अभी भी अपने उस जख्म को देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि कब ये टाइम आएगा कि मैं अखंडा पार्टी को मारकर अपना बदला ले सकूं। और फिर अगले सीन में हमें मुन्ना भैया दिखाया जाता है जो कि गुड्डू और बबलू को ये बता रहा होता है कि इस पूरे कट्टे के मालिक हम लोग हैं। मिर्जापुर में गन्स का काम हम लोग कर रहे हैं और ये हमारे ही हवाले होता है। और फिर कलीन भैया गुड्डू से कहता है कि इस कट्टे के व्यापार को तुमने बहुत आगे लेके जाना है। तो गुड्डू कहता है कि फिक्र ही नहीं करो, ये बहुत आगे तक जाएगा और इसको लेके भी मैं ही जाऊंगा। और फिर रात हो जाती है और कलीन भैया अपनी बीवी के साथ सेक्स करने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी फुस हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं रह पाती। और फिर कलीन भैया अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और पीछे से उसकी बीवी किसी और के साथ लगी होती है और वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही होती है कि वो आदमी कलीन भैया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कलीन भैया की बीवी के साथ ये आदमी कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।